So, hello guys, welcome back to our channel again. Again, most welcome to the beautiful platform of Medcovala team. In this video, we are going to study about the anti-anginal drugs या फिर anti-anginal agents. ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ी थी। यहाँ तक कि 7 मेडिसिन जो आपके सिलेबस में है उसको हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था, जिसमें उसका केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, IUPAC नोमेनक्लेचर, साथ साथ में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ब्रांड नेम एंड यूजेज, इतने सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल एजेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंजाइना होता क्या है और एंजाइना के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल एजेंट्स के बारे में। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन or discomfort that occurs when the heart muscles does not get enough oxygen। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं, मतलब चेस्ट में दर्द होना या फिर असहजता महसूस होना। किसकी वजह से होता है ये? जब भी हमारा हार्ट के जो मसल्स होते हैं जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पाते हैं तो एंजाइना होता है, मतलब चेस्ट में पेन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन या फिर डिस्कम्फोर्ट दैट ऑकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। जब हार्ट मसल्स हमारे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पाते हैं तो हमें क्या होता है? एंजाइना पेन होता है। ठीक है, एंजाइना इज द सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइना किसका सिम्टम है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसे मान लो ये आर्टरीज है, ठीक है, अब ये आर्टरी है, अगर इसमें कोई प्लेक इकट्ठा हो गया, प्लेक बोले तो अगर कोई फैटी चीज़ें इसमें इकट्ठा हो गया, फैटी चीज़ अगर इसमें इकट्ठा हो गया तो अब देखो जो ब्लड का जो फ्लो होगा इसमें से ऐसे होगा, है कि नहीं? ऐसे होगा कि नहीं? तो इससे क्या हो रहा है कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड जो है अपने हार्ट के पास नहीं जा पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट के जो मसल्स होंगे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है क्या? 4 ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के एटम्स को कैरी करता है। ठीक है, तो वही जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन हार्ट के मसल्स के पास नहीं पहुंचता है तो एंजाइना पेन होता है। ठीक है, एंजाइना फील्स लाइक प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस ऑन द चेस्ट। एंजाइना कैसे फील होता है? जैसे कि कोई सीने में चुभन सा हो रहा है, दबाव सा हुआ है, हैवीनेस भारीपन सा हुआ है, फिर टाइटनेस हो गया है। ठीक है, तो ये है क्या? एंजाइना होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना के बारे में। टाइप्स ऑफ एंजाइना को बात करें तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना। मेनली 3 तरह के एंजाइना होता है। पहला स्टेबल एंजाइना। अ स्टेबल एंजाइना इज द चेस्ट पेन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज और द स्ट्रेस एंड गेट रिलीव बाय द रेस्ट एंड मेडिसिन। जो स्टेबल एंजाइना होता है ये कब होता है? जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करना, रनिंग करना, जिम में जाना, ठीक है, हैवी उठाना, ठीक है। स्ट्रेस, जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बोले तो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तब करते हैं या फिर मेडिसिन लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है आसानी से। ठीक है, चेस्ट पेन में रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म। कहाँ रेडिएट हो सकता है? लेफ्ट आर्म में, नेक एंड जॉ। ठीक है, चेस्ट पेन होता है इसका जो दर्द होता है रेडिएट हो जाता है अपने बाएं वाले भुजा के पास, यूँ बोले तो बाएं वाले हाथ के पास, यहाँ तक कि जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, गर्दन वाला हिस्सा वहाँ पर जा सकता है, या फिर जो हमारा जबड़ा होता है, जो जबड़ा होता है वहाँ पर जो पेन है रेडिएट हो सकता है, मूव कर सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसमें क्या लगता है? जब एंजाइना होता है तो हमारी जो सांसें होती है वो थमने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेबल एंजाइना है। अब हम पढ़ेंगे अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना इज द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इन विच द चेस्ट पेन कॉजेज सडनली इवन एट द रेस्ट एंड इज मोर सीरियस। ये क्या होता है? अचानक से ये दर्द ये अधिकतर अनस्टेबल एंजाइना ही लोगों को होता है। ये सडनली क्या होता है कि चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट में ऑकर्स ड्यू टू द फैटी डिपॉजिट बिल्ड्स अप इन द आर्टरी। जैसा मैंने बोला आपको कि जैसे मान लो अगर आर्टरी है, आर्टरी में कोई फैटी चीज़ें डिपॉजिट हो गई है जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है हार्ट के पास नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट के मसल्स को नहीं मिल रहा है, तो पेन अराइज होता है। ठीक है, सो ये बोला इट में ऑकर्स ड्यू टू द फैटी डिपॉजिट बिल्ड अप इन द आर्टरी
सो द हार्ट डज नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन। तो हार्ट जो होता है सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं पा पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल एंजाइना है। द नेक्स्ट वन इज वेसोस्पेस्टिक या फिर प्रिंजमेटल्स एंजाइना। इसका नाम प्रिंजमेटल्स भी है, ठीक है। तो या तो फिर वेसोस्पेस्टिक बोलो या फिर प्रिंजमेटल्स एंजाइना बोलो, तो बात सेम है, ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस विच इज कॉज्ड बाय द टेम्परेरी नर्विंग ऑफ आर्टरी। क्या होता है कि जब आर्टरी जो होता है नेरो होना, मतलब पतला होना शुरू, जैसे मान लो ये एक नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है। जब ये किसी वजह से जो आर्टरी है थोड़ा सा पतला हो जाता है, तब ये चेस्ट पेन अराइज होता है। देखो ये थोड़ा थिकनेस इसकी ज़्यादा है कि नहीं, और ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये तब होता है जब भी हमारी जो आर्टरी होती है थोड़ी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। अब देखो इसमें सफिशियंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो हो रहा था, ठीक है, हार्ट के मसल में सफिशियंट अमाउंट में क्या होता था, ब्लड का फ्लो हो रहा था। लेकिन जब आर्टरी हमारी पतली हो गई तो सफिशियंट अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है हार्ट के मसल को, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है। ये बोल रहा है डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जिसकी वजह से डिक्रीज होता है ऑक्सीजन लेवल, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है, ठीक है। अब हम इतना जान लिए कि एंजाइना क्या होता है, साथ साथ में टाइप्स ऑफ एंजाइना क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर द एजेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द चेस्ट पेन एंजाइना बाय इम्प्रूविंग द सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। आपको पता है कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर प्लेग जमा हुआ है, तो ये अवरुद्ध हुआ कि नहीं, जो ब्लड का फ्लो है वो रुका हुआ है, तो सफिशिएंट अमाउंट में क्या ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है अपने हार्ट के पास, है कि नहीं। लेकिन जब एंटी एंजाइनल एजेंट्स देते हैं तो ये क्या करता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर फैटी चीज़ें डिपॉजिट है तो उसको क्या करेगा, क्लीन करवा देगा। तो जो आर्टरीज है वो खुल जाएंगे अच्छी तरीके से, और सफिशिएंट अमाउंट में हार्ट के पास ब्लड जाएगा, तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सो द एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग क्लासेस। को फॉलोइंग क्लासेस में कैटेगराइज किया गया। इसमें फर्स्ट आता है नाइट्रेट्स। अब जो नाइट्रेट्स में आपके कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, जिसके बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट, ये नाइट्रेट्स के अंदर में ये 3 मेडिसिन आते हैं। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स में आ गया आपका प्रोप्रानोलॉल, मीटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल। अब आपको पता होगा कि ये एंटी हाइपरटेंसिव में भी इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हमें ये एंटी एंजाइनल में भी पढ़ना है, क्योंकि ये इसका सेम वर्क होता है, ये बीटा रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCBS। इसमें जो मेडिसिन आते हैं वो आते हैं निफेडिपिन, वेरापामिल, डिल्टाइजेम, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन एंड फेलोडिपिन। ये 6 टाइप्स के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। चौथा है अपना पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें आता है निकोरैंडिल, ठीक है। पांचवा जो क्लासिफिकेशन है मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, जिसमें आता है ट्राइमेटाजिडीन, ठीक है। अदर्स में आता है आपका इवाब्राडीन, ठीक है। तो ये आपके क्लासिफिकेशन है किसका, एंटी एंजाइनल ड्रग्स का, जिसको आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में आपका पूछता है। कैसे पूछेगा, पेपर में ऐसे पूछता है, डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है। फिर पूछेगा राइट क्लासिफिकेशन ब्रांड नेम एंड यूजेज ऑफ, किसी एक मेडिसिन का यूजेज पूछ लेगा। जैसे यूजेज ऑफ निफेडिपिन, जैसे मान लो पूछ दिया निफेडिपिन, इसका मतलब ये है कि जो पहले हमको एंटी एंजाइनल ड्रग को डिफाइन करना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखना है इसका, साथ साथ में जो निफेडिपिन होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लिखना है, ब्रांड नेम लिखना है और यूजेज लिखना है। तो ऐसे ये ड्रग आते हैं। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 मेडिसिन को हम लोग को पढ़ना है। पहला पढ़ना है नाइट्रोग्लिसरीन को पढ़ना है, नाइट्रोग्लिसरीन, और दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो हम लोग फर्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे नाइट्रोग्लिसरीन। फर्स्ट मेडिसिन वी विल स्टडी अबाउट द नाइट्रोग्लिसरीन। सो नाइट्रोग्लिसरीन होता है इज द नाइट्रेट क्लास ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट
चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है नाइट्रेट क्लास की दवा है जिसका यूज हम एंजाइना पेक्टोरिस बोले तो चेस्ट पेन को ठीक करने में करते हैं, ठीक है। अगर इसकी केमिकल फार्मूला की बात करें, जो नाइट्रोग्लिसरीन उसकी केमिकल फार्मूला होता है C3H5N3O9, ठीक है। ये इसकी केमिकल फार्मूला है, ठीक है। अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बातें करें तो देखो कितना आसान है, CH2ONO2, फिर से CHONO2, CH2ONO2, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है नाइट्रोग्लिसरीन का, वो क्या है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइल ट्राइनाइट्रेट। ये IUPAC नेम है किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक है। अब देखो इसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है कि नाइट्रोग्लिसरीन होता कैसा है, इट इज़ द कलरलेस, इसके पास कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस लिक्विड विद ए स्वीट टेस्ट। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन टेस्ट में क्या होता है, मीठा होता है। लेकिन ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इज़ द ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। अब ये नाइट्रोग्लिसरीन है, इसको हम ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरील भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इज़ द ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, चूँकि आपको पता है कि ये नाइट्रेट के क्लास का है, तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो रिलीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। किसको रिलीज़ करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो एक्टिवेट कर देता है गोनाइलाइट साइक्लेज को, जिसके वजह से साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल होता है बढ़ जाता है। जब भी साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, जहाँ भी ये स्मूथ मसल्स हैं पूरे बॉडी में, वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्स बोले तो अगर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है एक जगह पर, ऐसे ऐसे इस आकार के कॉन्ट्रैक्शन में है, तो वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। रिलैक्स बोलेंगे तो ये इनकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये बोला है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है रिलीज़ करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो एक्टिवेट करता है गोनाइलाइट साइक्लेज को, जिससे इंक्रीज होता है साइक्लिक जीएमपी, जो क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कराता है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है। पहले क्या होगा, फर्स्ट वेसोडाइलेशन होगा, मतलब जितने भी वेसल्स हैं अपने, ठीक है, वेन्स हैं, वो डायलेट होना शुरू करेंगे, वो थोड़ा सा फैलना शुरू कर देंगे। उसके बाद आर्टेरियल डायलेशन होगा, मतलब जो आर्टरीज हैं वो भी फैलना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा ब्लड का प्रेशर, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से डिक्रीज या फिर रिड्यूस वर्कलोड ऑन हार्ट। तो जो हार्ट पे जो लोड पड़ा हुआ था वो क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में देखो, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कैप्सूल के फॉर्म में आता है, टेबलेट के फॉर्म आता है, इंजेक्शन के फॉर्म आता है, ट्रांसडर्मल पैचेज एंड स्प्रे के फॉर्म में आता है ये, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखिए इसका, सो स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, इसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। इट शुड बी केप्ट इन द ओरिजिनल ग्लास कंटेनर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नाइट्रोग्लिसरीन का डिब्बा है तो उससे निकाल के आप किसी और डब्बे में रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो टैबलेट की जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यही बोला है, इट शुड बी केप्ट इन द ओरिजिनल ग्लास कंटेनर एंड मस्ट बी टाइटली केप्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ टैबलेट पोटेंसी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। पॉपुलर ब्रांड नेम, अब पॉपुलर ब्रांड नेम देखो इसका, एनजीसेड, कोरोडिल, नाइट्रोजी एंड मायोबिन, इन सब में क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन मौजूद होगा, ठीक है। देखो यूजेस देख लो नाइट्रोग्लिसरीन का, तो अगर यूजेस की बातें करें, सो इट इज़ यूज्ड एज क्योर एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने में किया जाता है इसका यूज। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड हार्ट फेलियर, अब मायोकार्डियल क्या होता है, जब भी हमारे हार्ट के मायोकार्डियल मसल होते हैं, जब भी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से एंजाइना पेन होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नाइट्रोग्लिसरीन था। अब हम पढ़ेंगे आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट के बारे में। नाउ आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, अपने सिलेबस में यही है। सो आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट इज़ द वेसोडाइलेटर, इसका मतलब ये क्या है कि वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा, मतलब उनकी जो लेंथ, उनकी जो थिकनेस है उसको बढ़ाएगा ताकि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो हो सके, ठीक है। सो आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट इज़ द वेसोडाइलेटर ड्रग दैट रिलैक्सेस ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑन द हार्ट। जो आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है एक तरह का वेसोडाइलेटर होता है,
इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करेगा और रिड्यूस कर देगा वर्कलोड ऑन द हार्ट। ये सेम प्रोसेस जैसा मैंने इसको समझाया था कि अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो इसको डायलेट करेगा। क्या करेगा? डायलेट करेगा, वेसो डायलेशन करेगा, तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो जाएगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का फ्लो यहाँ से होना शुरू हो जाएगा और सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड फ्लो होने से सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सफिशिएंसी हार्ट में होने लगेगी, ठीक है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन नहीं होगा। इट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन। आइसोसरबाइड डायनेट्रेट का प्रयोग चेस्ट पेन को ठीक करने में किया जाता है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखो, हेक्सा हाइड्रोफ्यूरो, ठीक है, 3,2-B फ्यूरान 3,6 डाइल डाइनाइट्रेट, ये इसका IUPAC नेम है आइसोसरबाइड डायनेट्रेट का। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर कितना आसान है इसका। देखो ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाऊं तो ये फ्यूरान है कि नहीं, ये फ्यूरान है, ठीक है, एक यहाँ भी फ्यूरान है कि नहीं, ठीक है, इससे क्या जुड़ा है ONO2, यहाँ पर ONO2, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसका जो, चूँकि ये भी नाइट्रेट ग्रुप का ड्रग है कि नहीं, आइसोसरबाइड जो है वो भी नाइट्रेट ग्रुप का ड्रग है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रोग्लिसरीन का था वही इसका भी सेम होगा, ठीक है। तब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा उसका भी। ये जो आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट होगा रिलीज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड को, जिसके वजह से एक्टिवेट हो जाएगा गोनालाइट साइक्लिस, ठीक है, जिसकी वजह से जो साइक्लिक GMP का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे रिलैक्सेशन होने लगेगा स्मूथ मसल्स का पूरे बॉडी में, जिसकी वजह से पहले वेसोडाइलेशन होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आर्टेरियल डायलेशन होगा, आर्टरीज डायलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड BP जो होगा डिक्रीज होना शुरू होगा, BP डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे हार्ट पे जो वर्कलोड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में। तो ये टेबलेट के फॉर्म में आता है और कैप्सूल के फॉर्म में आता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज देखो इसका, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। सो इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पे ये स्टोर किया जाता है, जिसका टेम्परेचर का जो रेंज होता है कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब जो आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट होता है, ब्रांड नेम देखो इसका, बेडिल के नाम से आता है, डिलाट्रेट के नाम से आता है, आइसोडिल नाम से आता है मार्केट में, ठीक है। अब यूजेस देख लो आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट का। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये अपना था पूरा एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द टोटल पूरा कंप्लीट डायरेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।